और सबसे पहले जानते हैं मीता मैम से। मैम, ये अमेरिका में डेटा आया है इन्फ्लेशन का, आपको क्या लगता है कि हमारे बाजार में इसका कैसा असर देखने को मिलेगा और आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है इस वक्त? यस कंचन जी, एक्चुअली थोड़ी वीकनेस तो मार्केट में बढ़ ही रही है। डे बाय डे थोड़ा मार्केट नीचे ही गिर रहा है। आज का लो जो निफ्टी ने बनाया वो 19,500 के पास था, तो दिस इज द मेजर लेवल वेयर इट शुड टेक सपोर्ट। पर अगर वो आज सपोर्ट के तौर पे वर्क नहीं करता है, अगर वो वर्क करता है तो डेफिनेटली ऊपर में वापस से 19,600 और 19,700 तक जा सकने की उम्मीद है। ये फ्यूचर्स लेवल में बता रही हूँ आपको। और वंस वो 19,490 को अगर ब्रिज कर देता है तो कमजोरी और बढ़ सकती है। और मुझे लुकिंग एट द वाइडर पिक्चर और ब्रॉडर पिक्चर, नीचे का अगला सपोर्ट मुझे डायरेक्टली 18,770 तक लगता है। तो 19,000 तक तो डेफिनेटली निफ्टी आने की प्रोबेबिलिटी है इस मंथ में। ये मंथ में कमजोरी जारी रहने की पूरी उम्मीद है मुझे। तो ये मंथ में इट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ अच्छा रहेगा, पर ये मंथ में मुझे लगता है कि वीकनेस और बढ़ सकती है। और जी, तो ये अगर करेक्शन का मंथ है। यस, और मैं अगर जी। आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स दिखाऊं तो वो भी बैंक निफ्टी आज भी 44,500 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। अगर वो होता है तो अगेन वापस से 45,000 तक जाएगा, पर 45,000 के पास तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आई डोंट थिंक कि वो इजीली क्रॉस कर पाएगा। और 44,500 का लेवल टूटते ही 44,000 का लेवल बहुत जल्द दिखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि ये मंथ में दोनों हो जाएंगे, एंड इट विल गिव यू द गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट मंथ। जी, तो ये जो महीना है वो एक करेक्शन का महीना है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। मीता मैम की सजेशन है कि इस टाइम पे आप बाइंग कर सकते हैं और अगले महीने आपको हो सकता है कि अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिले। देवांग सर, सीधा आपके पास आते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस महीने थोड़ा सा उथल पुथल रहा बाजार के लिए। हर कोई सोच रहा था कि वापस से एक नए रिकॉर्ड में जाएगा, लेकिन वापस से कहीं ना कहीं पुल बैक मिल रहा है वापस से निफ्टी बैंक निफ्टी को। आपको क्या लगता है कि आगे का सफर कैसे है और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं वो क्या है? आई थिंक मेरे हिसाब से मार्केट्स और भी कंसोलिडेशन के दौर में रहेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट अ राउंड ऑफ कंसोलिडेशन फॉर दिस होल सीरीज। हमने स्टार्टिंग से कहा है कि ये अगस्त सीरीज जो है कंसोलिडेशन का महीना है। निफ्टी में बात करें तो 19,300 और 19,650 की ये टाइट रेंज है। मुझे लगता है ये बरकरार रहेगी फॉर द नेक्स्ट होल ऑफ दिस अगस्त सीरीज। और बैंक निफ्टी में थोड़ी रेंज बढ़ी है 44,000 टू 44,000 टू 45,000। आई थिंक ये 1,000 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर बैंक निफ्टी सीमित रहेगा और आपको दोनों तरफा ट्रेड मिलेंगे। आपके अगर आप सपोर्ट्स के आसपास खरीदारी करके बाय करते तो आपको उसमें फायदा होगा। अगर 19,600 650 की रेंज में निफ्टी बेच के काम करेंगे तो वहां से आपको काफी 100-150 पॉइंट का मूव मिलेगा। बट फिलहाल आज के लिए मार्केट एकदम टाइट रेंज में है, नियर टू सपोर्ट्स, एंड बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक स्पेसिफिक। जी, तो इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को बना के चलना है, ये है देवांग सर की स्ट्रैटेजी। देवम सर, सीधा आपके पास आते हैं। जैसे कि हम देख रहे थे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक को लेके एक ग्रीन सिग्नल दिया है। आपकी क्या राय है इसमें कि पीएसयू बैंक आने वाले टाइम पे कैसा करेंगे और ओवरऑल मार्केट के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस वक्त? मैम देखिए, पीएसयू बैंक्स पिछले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छा किए हैं मार्केट के लिए, एंड हमने काफ़ी गेन्स भी देखे हैं कई पीएसयू। अगर आप एलआईसी के कल नंबर्स देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स आए हैं। इसी तरीके से काफ़ी सारी ऐसी पीएसयू कंपनीज है जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम दिखाया है। तो ये एक चेंज्ड फोकस है। पहले पीएसयू बैंक्स में ऐसा होता था कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट चाहती थी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वीज आउट कर दें और इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं बनता था उसमें। अब गवर्नमेंट का फोकस है कि पीएसयू बैंक्स में भी, पीएसयू जो कंपनीज हैं या बैंक्स हैं उनमें भी वैल्यू अनलॉक की जाए, उनमें वैल्यू क्रिएट की जाए और उससे निवेशकों का फायदा होता है। तो डेफिनेटली एक एक माइंडसेट चेंज हो रहा है। हम एज अ रिसर्च हाउस हम पीएसयू कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे इस कारण से क्योंकि कभी वेल्थ नहीं बनती थी। हालांकि डिविडेंड कई बार बहुत अच्छे आते थे बट वेल्थ नहीं बनती थी। तो आगे आने वाले समय में ये एक चेंज स्टैंस है जो बहुत पॉजिटिव है इन कंपनीज के लिए। अगर आप मार्केट की बात करें तो देखिए,
यूएस में थोड़े से इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़े हुए आए हैं। कल मैं आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री सुन रहा था, तो आरबीआई गवर्नर ने भी इंक्रीज कंसर्न्स की बात करी है। अगर वो ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल मैक्रो थोड़े से खराब होते हुए दिख रहे हैं। सारे पॉजिटिव्स फैक्टर्ड इन है। आरबीआई गवर्नर ने भी 6 महीने रेट नहीं बढ़ाया, और वो सारे जो पॉजिटिव थे कि रेट नहीं बढ़ाया उसके वो फैक्टर इन हो चुके हैं। इन्फ्लेशन हमारा दोबारा बहुत बड़ा कंसर्न दोबारा से स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे वेजिटेबल प्राइसेस काफी सिग्निफिकेंटली ऊपर आ गए हैं। हम सीपीआई इन्फ्लेशन जो है इंडिया में उसकी एक्सपेक्टेशन जो लगा रहे हैं वो इंक्रीज होने की लगा रहे हैं आगे आने वाले FY 23-24 में, आने वाले क्वार्टर्स में। तो एक सबसे बड़ा इशू ये है कि क्रूड ऑयल दोबारा से $85 के पार चला गया है, जो एक कंसर्न है। तो इन सारे कारणों को लेके जहाँ पे यूएस में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है अगले आने वाले साल में, तो इन सारे कारणों को लेके डेफिनेटली एक करेक्शन देखी जा सकती है आने वाले कुछ सत्रों में। तो हम कहेंगे कि इन्वेस्टर्स थोड़े से कॉशियस रहें इस पॉइंट इन टाइम पे। अगर कोई क्रैश आता है तो लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि इंडिया का डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो एक क्रैश आता है तो डेफिनेटली अपने पास ड्राई पाउडर रखें, ताकि जैसे ही क्रैश आए आप निवेश कर पाएं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है इस क्रैश में। जी, तो सर ने अपनी राय दे दी है, साथ में बता दी कि कौन कौन से फैक्टर्स है ग्लोबली हो चाहे वो इंडिया के फैक्टर्स हो, जो मार्केट को एक करेक्शन मोड में लेके जा सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी है बाइंग इनिशिएट करने के लिए। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, नितिलेश सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग जी, अब सीधा चलते हैं कवन सर के पास। कवन सर, इस टाइम पे बाजार को लेके हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि हम डेली देखते हैं कि सुबह एक हमें ऊपर दिखता है, कहीं ना कहीं ज्यादा कमजोरी नहीं दिखती, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं तो भारी गिरावट देखने को मिलती है। जो निफ्टी 50 के शेयर्स हैं उसमें भी अगर हम थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट देखें तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 40 जो शेयर्स थे वो लाल निशान पे थे और 10 ही शेयर्स थे जो वो हरे निशान पे थे। इस टाइम पे बाजार को कैसे समझे, क्या स्ट्रैटेजी बनाए इस टाइम पे? देखिए, आपकी बात सही है कि बाजार में पिछले कुछ दिनों में हमको थोड़ी करेक्शन देखने को मिला है। और मेन रीजन उसका एक ये भी रहा है कि एफआई थोड़े पिछले 15-20 दिनों से नेट सेलर है, लेकिन पिछले 2 दिन से एफआई का डेटा भी थोड़ा पॉजिटिव हो गया है। और अगर स्पेसिफिक इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में हमको उतनी करेक्शन देखने को नहीं मिली है। वहाँ पे जो काउंटर्स अच्छे कर रहे हैं वो पिछले कुछ दिनों में वहाँ पे भी अच्छा मूव हमको देखने को मिला है। लेकिन जो लार्ज इंडेक्सेस है जहाँ पे एफआई का एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे हमको थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। तो अभी हम लोग इंडेक्स स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी अभी करंटली 19,450 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे 2 दिन पहले 9 अगस्त को भी सेम ये लेवल पे ही मार्केट ने यहाँ से ही बाउंस किया था। तो अभी 19,450 का लेवल मेक और ब्रेक हो जाएगा आज के लिए। अगर उसके नीचे सस्टेन होता है तो वहाँ पे हमको सेलिंग थोड़ा एक्सटेंड होने को मिल सकती है। अगर नहीं होता है तो यहाँ से ही हमको एक बाउंस आने के चांसेस है। तो अगर कोई ट्रेड लेना है तो यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो बाय साइड का रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पे नीचे आप 19,400 का फिक्स स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में वापस 19,650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो 3 अगस्त को जो लो लगाया था 44,300 करीब उसके आसपास ही आ चुका है। करेक्शन पीक पूरा हो चुका है। अगर ये लेवल आज के लिए ब्रेक हो जाता है नीचे में तो हमको फ्रेश सेलिंग और एक्सटेंड होने को मिल सकती है। लेकिन करंटली यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे भी एक बाउंस आने के चांसेस है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो नीचे में आप 44,200 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे भी आप इंट्राडे या 1 से 2 दिन का व्यू लेके यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। ऊपर में यहाँ पे हमको 45,000 तक के लेवल दिख सकते हैं बाउंस में। जी, तो ये थी कवन सर की स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। अब सीधे चलते हैं नितिलेश सर के पास। सर, इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या ये सही अपॉर्चुनिटी है शॉर्टिंग करने के लिए? देखो, हम लोग काफी ऊपर के लेवल से शॉर्ट है। 19,700 जब मार्केट चला गया था तब भी हम लोगों ने शॉर्ट रिकमेंड किया था। तो अभी भी हम लोग शॉर्ट साइड की पोजीशंस बिल्ड करके चल गए।
मेरे हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 19,150 से लेके 19,200 ये लेवल चार्ट्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऊपर की लेवल में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लग रहा है, और शायद यहाँ से और 200 से 300 पॉइंट हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के सत्र में अगर कुछ बाउंस बैक भी आता है तो भी वो बिकवाली की राय होगी। जब तक मार्केट 19,780 ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई भी रैली के ऊपर मुझे इतना ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक स्टॉक में एक बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग अच्छा हो रहा है, वहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को बाइंग करके चल सकते हैं, जैसे कि IRCTC में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। तो ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर मिला जो भी है वो निगेटिव है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो मैंने ऑलमोस्ट 46,000 से क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है शॉर्टिंग के लिए। अभी भी पोजीशंस कुछ शॉर्ट साइड की बनी पड़ी है। 43,500 से लेके 43,000 ये हमारा एक सेकंड टारगेट है, हम लोग प्लान करेंगे। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, अपोलो टायर के ऊपर मेरा शॉर्ट कॉल रिकमेंड करना था, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऑफिस में चल गई हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं लेट हो गया और वो जो ट्रेड था वो मिस हो चुका है। तो इस वजह से अभी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिलहाल इंडेक्स के ऊपर मेरा जो भी है वो शॉर्टिंग का ही है। जी, तो सर ने अपना रिव्यू दे दिया। मीता मैम वापस आपके पास आते हैं। मैंने आपका स्टेटस देखा था PSU बैंक के ऊपर, क्या राय है आपकी? करेक्ट, वो तो एक्चुअली PSU बैंक्स और एवरी PSU स्टॉक्स मैंने आपने जो स्टेटस में देखा वो मैंने बहुत पहले ही रिकमेंड कर दिया था मेरे क्लाइंट्स को, क्योंकि जो भी है वो फंडामेंटली जो भी है वो थोड़ा लेट आता है, पर टेक्निकली हमको प्राइस में फैक्टर्ड इन होता है सब कुछ, तो वो पहले ही दिख जाता है। ठीक है, तो मैंने PHEL और ये PSU बैंक्स, कई सारे PSU बैंक्स और PSU स्टॉक्स मैंने रिकमेंड किए थे, और अभी तो मोदी जी का एंडोर्समेंट मिल गया है आपको, तो डेफिनेटली वो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि अब इलेक्शन ईयर भी आ रहा है। तो डेफिनेटली ऑन एवरी डिप्स, पर ये है कि बाय ऑन एवरी डिप्स एंड बाय इन पार्ट्स, अपना रिस्क मैनेजमेंट क्लियरली देखे। ऐसा नहीं है कि कल मोदी जी ने बता दिया और आज हमने सब कुछ ले लिया, ऐसा नहीं है। हमको हमारा रिस्क मैनेजमेंट और डिप्स की स्ट्रेटेजी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी डेफिनेटली यूज करके ही बाय करना है। पर डेफिनेटली अच्छा है, चार्ट में बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ। जी, तो मैम ने बता दिया कि अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए आपको काम करना है, अपनी समझ भी उस चीज में लगानी है। दिवम सर आपके पास आते हैं। जैसे कि हम देखें कल FI और DI का डेटा जो है वो काफी अच्छा रहा है, दोनों ने काफी अच्छी खरीदारी की है। आज हमें क्या रिवर्सल देखने को मिलेगा या ये कंटिन्यू मेंटेन रहेगा मोमेंटम? आई थिंक इंडेक्स में आज जी Sorry. सर आपका So, Kanchan, are you asking मुझसे या देवांगी से? नहीं, दिवम आप सही बात। मेरे ख्याल से नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है। तो सी FIIs की अगर आप कल नंबर्स देखेंगे और कल और परसों FIIs ने कुछ खरीदारी करी है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो मार्च से हमने FIIs के जो बाइंग देखी है RBI की पॉलिसी रिवर्सल से, वो एक सस्टेनेबल ट्रेंड है। हमें काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रेंड देख रहे हैं चाइना से इंडिया की तरफ, वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है आगे आने वाले समय में, क्योंकि चाइना में ग्रोथ के लेके कंसर्न्स हैं, वहाँ बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जिस तरीके से वहाँ प्रॉपर्टी मार्केट को डिफ्लेट किया गया है, जिस तरीके से वहाँ पे ग्रोथ को लेके कंसर्न्स आ रहे हैं, बहुत ही क्लोज्ड इकोनॉमी चलती है चाइना, तो काफ़ी बड़ा एलोकेशन FIIs का इमर्जिंग मार्केट्स में या जो होता है वो काफ़ी चाइना की तरफ जाता है, काफ़ी मेजर एलोकेशन। तो वो एलोकेशन का एक हिस्सा हमारी तरफ आना शुरू हो गया है एंड वो एक सस्टेनेबल ट्रेंड है। बट अगर आप कुछ पिछले 2 हफ्तों के ट्रेंड देखेंगे तो FIIs ने कुछ बिकवाली शुरू करी थी, हालांकि 2 दिन कुछ पॉजिटिव रहा है, बट हमें लगता है कि ये बिकवाली थोड़े समय और चलेगी। एंड ये एक छोटा सा ब्लिप है मार्केट में, हमें लगता है कि एक बहुत हम बुल मार्केट में ही है, उसमें एक छोटा सा ब्लिप है जहाँ पे ये बिकवाली थोड़ा सा और सस्टेन करेगी। उसके बाद हम दोबारा से एक नए हाई बनते हुए देखेंगे मार्केट में। डेफिनेटली एक ट्रेंड होता है कि इलेक्शन ईयर आने वाला है 24 में, तो हमें लगता है कि इलेक्शन ईयर तक जाने तक हमारी एक काफ़ी अच्छी रैली ड्यू है, बट 1-2 महीने का हमें लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन फेज रह सकता है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को लेके। जी, तो सर ने अपनी राय बता दी है कि कैसा दिख रहा है FI और DI का डेटा और आने वाले टाइम पे हमें कैसा देखने को मिल सकता है। देवांग सर अब आपके पास आते हैं। जी
सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि काफी टाइम से ये बात चल रही थी कि बाजार उसके बाद कोई एक नया मूवमेंट दिखाएगा जब आरबीआई की पॉलिसी का डेटा, एमपीसी बैठक का डेटा आ जाएगा, लेकिन अनुमान तो पहले से लगाया जा रहा था कि कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी लोगों को इंतजार था कि डेटा आएगा, उसके बाद बाजार का पता चलेगा। बाजार में खासा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। लेकिन अब वापस से अब ये अमेरिका का जो डेटा है उससे हमें काफी ज्यादा बाजार में अपना हलचल देखने को मिली। इनफैक्ट हमने अमेरिकी बाजार में भी देखा कि हलचल देखने को मिली है। तीसरा फैक्टर ये कि जो क्रूड है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। अब कहीं ये खतरा तो नहीं है हमारे बाजारों के लिए कि आने वाले टाइम पे हमें एक डाउनटिक देखने को मिलेगा बाजार में, या क्या होगा? आई थिंक एक ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है दैट इज वेरी हेल्दी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। आई थिंक अगर मार्केट वन साइड चलते रहता था तो खतरा बढ़ जाता था कि आप एक काफी जोर से करेक्शन दे देते थे। बट ये जो एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है 19,300 19,700 के रेंज में, दिस इज वेरी हेल्दी फॉर द लॉन्गर टर्म ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड वी आर बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर अ बिगर अपमूव इन द मार्केट। जी, तो ओवरऑल बाजार को लेके तो हमने सारे एक्सपर्ट से राय ले लिया। मीता मैम, इसमें मैं आपसे ऐड ऑन करवाना चाहूंगी क्योंकि मुझे पता है क्लोजली आप ट्रैक करते हैं क्रूड को। तो ये जो क्रूड है ये ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, और जो रुपया है उसमें हमें कहीं ना कहीं एक सपाट पूरा का पूरा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि जो ये कमोडिटीज है उनसे हमारी जो स्टॉक है उनमें या इंडाइसेस में कोई असर देखने को मिलेगा? डेफिनेटली अभी तो वही वर्क कर रहा है, क्रूड ऊपर जा रहा है और हमारा स्टॉक्स जो है वो अभी तो ये अगस्त मंथ के लिए मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो ये सब फैक्टर्स हम पर अफेक्ट डेफिनेटली कर रहे हैं और सब फैक्टर्स कलेक्टिवली इट इज शोइंग अस कि हम लोग थोड़ा वीकनेस हमारी मार्केट स्टॉक मार्केट में बढ़ रही है। तो डेफिनेटली जो भी मैंने लेवल्स दिए मुझे तो लगता है कि अगस्त एंड तक वो लेवल्स देखने को मिलेगा। सो वो तो असर देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। जी, एक चीज इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे हम देख रहे हैं कि आज आखिरी कारोबारी दिन है, कल और परसों छुट्टी है शेयर बाजार की। आपका जो व्यू है ओवरऑल वो इस महीने को लेके बेयरिश है या फिर बुलिश है? डेफिनेटली बेरिश ही है, बेरिश है। जी। थोड़े छोटे मोटे ऊपर के बाउंस मिलेंगे पर वो बाउंस को मुझे लगता है कि अगर मैंने जो आज लेवल दिया था निफ्टी का 19,500 का, वो सस्टेनेबली ब्रीच हो जाने के बाद जो भी बाउंस मिलता है वहां पे शॉर्ट ही करना है। और बैंक निफ्टी में भी 44,500 का जो मैंने दिया था लेवल, वो ब्रीच हो जाने के बाद जो भी बाउंस मिलता है उसको शॉर्ट करने के लिए यूज करना चाहिए। जी, तो मैम की राय ले ली है। एक करके सारे एनालिस्ट से पूछते हैं कि व्यू कैसा है, उसके बाद शायद से हमें बाजार की एक जो चाल है वो कहीं ना कहीं समझ में आ जाए और हम उसे अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाए। नितिलेश सर, आपकी क्या राय है? देखो मेरा व्यू तो बेरिश ही है। मैंने काफ़ी समय से बोला कि ये जो रैली आ रहा है ऊपर में थोड़ा सा सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट किसी भी हड़बड़ाहट में चल रहा है। जो तेजी से मार्केट ऊपर चला गया है, ऊपर की साइड में डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कट विजिबल है। लॉन्गर टर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो बजाज फाइनेंस हो गया 8,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर हिट करवा दिया, 5,000 में ब्रिटानिया का एक साइकोलॉजिकल नंबर हिट करवा दिया, बजाज ऑटो ऑलमोस्ट 5,000। तो ऊपर के लेवल में ब्रेकआउट दिखा के लोगों को ट्रैपिंग हो रहा है और ऊपर में क्लियर कट मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है। तो मैं हालांकि 19,200 एक लेवल दे रहा हूँ, लेकिन 18,500 भी आता है कुछ समय में तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न जो बन चुका है मार्केट में वो काफी निगेटिव पैटर्न बना है। मैं इसके ऊपर गलत तभी होगा जब 19,780 के ऊपर क्लोज होगा, तभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोचूंगा कि मेरा शॉर्ट पोजीशन को कट करना है या फिर नहीं करना है। जी, तो सर की हमने राय भी ले ली है। कवन सर, आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, अगर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे अगर थोड़ा करेक्टिव मूव और आ सकता है, वो डेफिनेटली आ सकता है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर आप देखो तो पिछले 3 महीने में डेफिनेटली एक अच्छा मूव आ चुका है। लेकिन अगर 2 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो अभी कुछ रिटर्न बना ही नहीं इंडेक्स। लास्ट ईयर का भी अगर आप ईयर 2022 मार्केट 4% ही रिटर्न दिया था, तो ऑन एन एवरेज हमारा मार्केट 12 से 15% रिटर्न तो देता है। तो यहाँ पे अभी कुछ रिटर्न बना ही नहीं है, तो ये डील तो एज ए इन्वेस्टर डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए। जहाँ पे अभी अर्निंग ग्रोथ दिख रहे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टॉक है, कंज्यूमर स्टॉक है, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर से तो काफी नीचे हो गया है, तो कंज्यूमर स्टॉक्स में भी हमको जो प्राइस का जो प्रेशर था वो थोड़ा कम हुआ है। एनबीएफसी स्टॉक्स है, वहाँ पे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आउटलुक भी काफी अच्छा है। कैपेक्स साइकिल भी अभी आगे
1-1.5 साल तक कंटिन्यू रह सकता है। इलेक्शन ईयर नेक्स्ट ईयर है तो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग आएंगे, तो डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक्स जैसे हमारे पीएम साहब ने कल बात की, तो वहाँ पे भी आउटलुक करंटली अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली आपको एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट पे बाय करने में बाकी मतलब नहीं होगा। जैसे रन अवे मूव पिछले 3 महीने में देखा था, तो डिप में ही बाय करना है। अभी 2-3 दिन के डिप में अगर आप डर जाओगे तो फिर क्या खरीद पाओगे। जी।